Good morning, students. In previous lecture, we are discussing about calculation of mixing coefficient for sp hybrid orbitals. इस क्लास में बात करते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए मिक्सिंग कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन। मिक्सिंग कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन कैसे देखेंगे? देखो, हमें पता है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? 3। देखो, 3 के फॉर्मेशन से बन रहा s 1s एंड 2p, यानी 2 p ऑर्बिटल्स हैं और एक s है। यदि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल होंगे, देखो, BCl 3 है ना, BH 3 है ना, ये एग्जांपल होंगे। यदि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और बोरॉन का एक्साइटेड फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 अनपेयर्ड चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s वाला एक्साइटेड हो जाएगा, तो 1s2 2s1। और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं कि किस किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2px1 और 2py, ठीक है। तो क्या होगा? इन बोरॉन 1s, 1s is 2s and 2s, 2px1 and 2py1, ऐसे सिर्फ इतना लिखो, 2s 2px and 2py ऑर्बिटल, 2py 3 orbitals mix and form sp2 hybrid orbitals and form sp2 form 3 sp2 hybrid orbitals there is there is 120 degree angle, 120 degree angle between these sp2 hybrid orbital, यानी इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 120 डिग्री का होता है। तो मैं लिखता हूं there is 120 degree angle between these sp2 hybrid orbitals from each other, या इतना सफिशिएंट है। so wave functions can be written as for these hybrid orbitals। कैसे लिखा जाएगा? हमें पता है कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए जब वेव फंक्शन लिखते हैं, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जितने नंबर में, उतने ही नंबर में वेव फंक्शन का जनरेशन होता है, उतने ही वेव फंक्शन होते हैं। प्रत्येक, यानी एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है डिफरेंट वेव फंक्शन। तो मैं वेव फंक्शन लिखता हूं psi1 psi2 psi1 क्या हुआ? a1 psi s प्लस b1 psi px प्लस c1 psi py। psi2 क्या होगा? a2 psi s प्लस b2 psi px
प्लस C2 psi py। इस तरीके से दो वेव फंक्शन ये रहे। ओके, you can see, yes you can see। ओके, दो वेव फंक्शन ये रहे और तीसरा वेव फंक्शन देखो psi 3 इक्वल टू क्या होगा, देखो A3 psi s प्लस B3 psi px प्लस C3 psi py। तीन वेव फंक्शन इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब हमें कैलकुलेशन करना है किसका, मिक्सिंग कोएफिशिएंट का। और वी ऑलरेडी नो दैट A3 B3 C3 एंड A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है, मिक्सिंग कोएफिशिएंट है। इनका हमें कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। द पॉइंट नंबर 1, द चार्ज डेंसिटी। अब हमें पता है चार्ज डेंसिटी की बात करें, जो s ऑर्बिटल में चार्ज डेंसिटी है वो तीनों ऑर्बिटल्स में, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में इक्वली डिवाइडेड होती है। क्या होती है, इक्वली डिवाइडेड होती है। तो मैं वही लिख रहा हूं, चार्ज डेंसिटी ऑफ s ऑर्बिटल इज इक्वली divided into three hybrid orbitals, three orbitals ऐसे लिख लो। So A1 square equal to A2 square equal to A3 square, clear, equal to 1 by कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। तो मैं करूंगा 1 by 3, 1/3। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 कितना होगा, 1/√3, 1/√3 होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो जब बात करते हैं, देखो फंक्शन देखो साइन की बात कर लेते हैं। यदि मैं कहता हूं या अज्यूम करूं कि जो वेव फंक्शन है वो x एक्सिस की ओर ओरिएंटेड है, x एक्सिस की ओर ओरिएंटेड है, तो जो y एक्सिस पर कंट्रीब्यूशन होगा किसका, py का, तो py एक्सिस यानी py ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0 होगा। सो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, देखो ये बात समझो, जब मैं तो वेव फंक्शन कहां ओरिएंटेड है, x एक्सिस की ओर, तो y एक्सिस और z एक्सिस पर, z एक्सिस का फंक्शन है ही नहीं, y एक्सिस पर फंक्शन है psi py। तो psi यानी y एक्सिस पर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। जब y एक्सिस पर कंट्रीब्यूशन 0 है तो y एक्सिस का मिक्सिंग कोएफिशिएंट C1 0 होगा। ठीक है। if we assume wave function is oriented towards the x-axis, then contribution of py will be 0 होगा। सो C1 इक्वल टू 0। अब मैं psi1 पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाऊंगा। किसकी कंडीशन लगाऊंगा, नॉर्मलाइजेशन की। इरेज करो, यहां तक लिखोगे, वीडियो को पॉज करना, यदि नहीं लिखा है तो जल्दी से लिखोगे, क्विक। ठीक है, इरेज करो, यहां से इरेज कर रहा हूं। ओके,
पॉइंट नंबर 3 4, ओके 3, पॉइंट नंबर 3, psi1 is normalized, यदि psi1 नॉर्मलाइज है तो, या if we apply normalization condition on psi1, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो psi1 पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा हुआ तो क्या आएगा, देखो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो c1 क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो b1 स्क्वायर क्या गया, 1 माइनस a1 स्क्वायर, क्योंकि हमें a1 स्क्वायर पता है, और a1 स्क्वायर देखो जरा, a1 स्क्वायर 1/3 है, क्या है 1/3 है। जैसे ही मैं कहता हूं b1 इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो b1 हो गया 2/3 रूट 2/3 अंडर रूट 2/3 हो गया। ये क्या है, b1 की वैल्यू है। पॉइंट नंबर 4, इफ वी अप्लाई द ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन से पहले देखो हम क्या अप्लाई करेंगे, इरेज करूं, ठीक है, ऑर्थोगोनली अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाई ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑन psi1 एंड psi2, psi1 और psi2 पर ऑर्थोगोनल की कंडीशन जैसे ही लगाता हूं, देखो यहां यही लिख रहा हूं, तो psi1 पर, psi1 क्या देखो a1 किस पर, psi1 psi2 पर लगा रहा हूं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो a1 a2 b1 b2, यहां c1 क्या है 0, तो c1 c2 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो मुझे क्या चाहिए, b1 मुझे पता है ये रहा, मुझे चाहिए b2। देखो इस टर्म को यहां ले जाऊंगा तो a1 a2 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो b1 b2 इक्वल टू माइनस a1 a2, मुझे b2 चाहिए, तो b2 को क्या लिख सकता हूं यार, b2 इक्वल टू माइनस a1 a2 अपॉन b1, ये लिख सकता हूं। तो सॉल्व करता हूं, देखो b2 इक्वल टू माइनस a1 a2 क्या है, देखो a1 1/3 और 1/3 रूट, तो 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 अपॉन, और b1 क्या है, ये रहा √2/3, देखो b2 इक्वल टू -1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √3 अपॉन 2। देखो यहां √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब कैंसिल आउट होगा देखो b2 क्या आएगा, देखो यहां माइनस तो ऑलरेडी है, और ये 1 अपॉन √3 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो -1 अपॉन √6 क्या आएगा, -1 अपॉन √6 b2 की वैल्यू आएगी। इरेज करो, यहां से इरेज कर रहा हूं। नाउ अप्लाइंग द नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑन psi1 psi3, point number 5, by applying orthogonal
condition on psi1 and psi3, ठीक है, किस पर psi1 psi3 पर अप्लाई कर रहा हूं। देखो वही सिचुएशन a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 इक्वल टू 0। अब अगेन क्या होगा, c1 c3 क्या है 0 हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा a1 a3 प्लस b1 b3 इक्वल टू 0। देखो मुझे b1 है a3 है a1 है तो b3 चाहिए, तो मैं b3 को क्या लिखूंगा a1 a3 अपॉन b1, क्या लिखूंगा b1 लिखूंगा। तो b3 वही सिचुएशन है, देखो वही सिचुएशन a1 a2 सॉरी माइनस देखिए माइनस a1 a2 अपॉन b1 है, माइनस a1 a2 अपॉन b1 है, तो b3 डायरेक्ट लिख रहा हूं, b3 डायरेक्ट लिखूंगा क्या आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 6 क्या आ जाएगा b3 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करूंगा, थोड़ा सा इरेज करता हूं, यहां से लिख दिया, क्या कुछ नहीं किया, सिंपली मैथमेटिक्स है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगानी है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन दो फंक्शन को लेके लगाई जाती है, इतना ध्यान रखें, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन एक ही फंक्शन पर लगती है, ठीक है। एक ही फंक्शन पर करवाने के लिए उसका स्क्वायर, उसी कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यहां दो फंक्शन का है तो a1 a2 पहला फंक्शन का कोएफिशिएंट दूसरे फंक्शन का कोएफिशिएंट, ठीक है। ऐसे ही पहले फंक्शन का कोएफिशिएंट दूसरे फंक्शन का कोएफिशिएंट, इस तरीके से करते हैं। यहां तक लिख लिया, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्लियर। अब बात हमारे पास क्या क्या आ गया, देखो यहां लिख रहा हूं, देखो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 क्या आ गया 1 अपॉन रूट 3, यही आया। उसके बाद b1 इक्वल टू रूट 2/3 यही आया था। b2 इक्वल टू b3 आया विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 6। और देखो क्या बचा, देखो c1 इक्वल टू 0, क्या बचा c2 और c3 बचे। नाउ देखो इरेज करो, c2 c3 के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां एक चीज मैं दोबारा लिखता हूं, देखो पॉइंट नंबर 4 क्या था, मैंने ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाई थी psi1 और psi2 पर। देखो psi1 और psi2 पर दोबारा लिखना, देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, मुझे समझाना क्या है कि आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर psi1 psi2 और psi3 पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्यों नहीं लगाई, psi2 psi3 पर नॉर्मलाइजेशन की ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्यों नहीं लगाई। मैंने कहा बेटा psi2 psi3 पर ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाने पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3 इक्वल टू 0। In this case we have 4 unknown coefficients before applying psi1 psi3 and psi1 psi2, यानी ये इक्वेशन लिखने से पहले और ये इक्वेशन लिखने से पहले मेरे पास कितने अननोन हैं, यहां इस इक्वेशन b2 नहीं पता, b3 नहीं पता, c2 नहीं पता, c3 नहीं पता, कितने हैं 4 कोएफिशिएंट। बट इन दिस केस मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, यहां कितने अननोन है 4। मैं कब की बात कर रहा हूं, पहले इन द बिगिनिंग, जब हमने क्या अप्लाई नहीं किया था, जब हमने psi1 एंड psi2 अप्लाई नहीं किया था, psi1 एंड psi3 अप्लाई नहीं किया था, इससे पहले हमारे पास अननोन कितने हैं, देखो 4। और इस इक्वेशन
अननोन कितने, देखो B1 पता था, ठीक है, B2 नहीं पता, C1 एक मिनट, ठीक है, B1 नहीं पता था, B2 भी नहीं पता था, C1 पता था और C2 नहीं पता था। कितने अननोन है, कितने अननोन है, 3। यहां देखो, लेकिन यहां अननोन कितने, 3 हैं और C1 की वजह से ये टर्म पूरी 0 हो जाती है। तो हमारे पास अननोन कितने बचते हैं, 2, सॉरी 1। देखो B1 हमारा हमें पता था, तो B1 पता था, तो B2 नहीं पता था, इसकी वजह से ये 0 होने से सिर्फ एक ही अननोन बचा। तो एक अननोन की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां भी वही बात है, यहां अननोन कितने हैं, यहां अननोन भी 3 है। B1 हमें पता है, B3 C1, B3 C3, और देखो यहां अननोन कितने हैं, देखो A3 पता है, क्या नहीं पता, B3 और C3। इस C1 की वजह से ये चीज 0 हो जाएगी, हमारे पास एक अननोन बचेगा, वो क्या होगा, ये B3 होगा। तो इस अननोन की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, लेकिन यहां 4 होने की वजह से कोई भी टर्म 0 नहीं हो रही, तो यहां किसी की वैल्यू भी नहीं निकाली जा सकती। क्लियर? जब वैल्यू नहीं निकाली जा सकती तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज करूं, इरेज करता हूं ना, क्लियर? अब बात करता हूं C2 और C3 की वैल्यू निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑन साइड 2। जैसे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देखो, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। A2 पता है, B2 पता है, C2 मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ये तो करूंगा A2 स्क्वायर, या फिर ऐसा करो, गलत नहीं आएगा, चीजें वही आएंगी, लेकिन ऐसा करो, मैं यहां वैल्यूज रखता हूं। A2 स्क्वायर क्या है, देखो A2 स्क्वायर 1/3 प्लस B2 स्क्वायर क्या है 1/6 प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो इस टर्म को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2/3 आता है, सॉरी 3/6 आता है ना, 3/6 प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 3/6 आता है प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे C2 चाहिए स्क्वायर 1 माइनस 1/2, तो C2 हो गया, देखो 1/√2। C2 क्या आ गया 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 आएगा। क्लियर? इरेज करूं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7, psi 3 is also normalized, so A3 square plus B3 square plus C3 square equal to 1। ऐसा करूंगा तो देखो A3 क्या है 1/√3, तो A3 की स्क्वायर 1/3 प्लस B3 स्क्वायर क्या निकाला माइनस, एक मिनट, ठीक, B2 तो क्या था माइनस 1/√6 था, तो इसका स्क्वायर प्लस 1/6 हो गया है ना, दैट्स इट। तो B3 स्क्वायर भी 1/6 प्लस C3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो वही सिचुएशन है, सेम टू सेम। तो मैं लिखूंगा C3 स्क्वायर
प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। इस बार मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं, यहां नहीं लिखा। देखो क्या करूंगा, मैं एक लाइन लिखूंगा, टू differentiate both functions, both psi 2 and psi 3, to differentiate both psi 1 and psi 3। यदि psi 1 और psi 2 और psi 3 में फंक्शन c2 और c3 क्या आ जाए, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक को माइनस में अज्यूम करना होगा, एक को प्लस में और दूसरे को माइनस में अज्यूम करना होगा। तो टू डिफरेंशिएट बोथ psi 2 and psi 3 we will take c3 as negative, c3 as negative। c3 को क्या एज्यूम किया है, नेगेटिव एज्यूम किया है। जब मैं ऐसा करूंगा, देखो यहां से इरेज करूं, जब मैं ऐसा करूंगा तो c3 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट 2। अब मेरे पास सभी वैल्यूज हैं। अब नाउ पुट द all coefficients in wave functions, या फिर ऐसे लिखो, now wave functions, यहां देखो psi 1 a1 क्या है, 1 अपॉन रूट 3 psi s प्लस b1 क्या है, 1 अपॉन 2/3 का रूट, यह psi px प्लस c1 क्या है, 0, तो psi px c1 psi px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से psi 2 क्या होगा, 1 अपॉन रूट 3 psi s प्लस b2 क्या है, -1 अपॉन रूट 6, तो माइनस प्लस माइनस, -1 अपॉन रूट 6 psi px। और c2 क्या है, प्लस का 1/√2 psi py, ठीक है। इसी तरीके से psi 3 क्या होगा, 1 अपॉन रूट 3 psi s प्लस b3 क्या है, माइनस का 1 अपॉन रूट 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट 6 psi px प्लस, या माइनस, मैंने माइनस अज्यूम किया था किसको, c3 को, तो इसे भी मैं क्या लिखूंगा, -1 अपॉन रूट 2 psi py। इस तरीके से वेव फंक्शंस लिखे जाते हैं, किसके लिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के लिए। किनकी, देखो रियलिटी में जो क्वेश्चन आएगा वो कोफिशिएंट पूछेगा। क्या पूछेगा, कोफिशिएंट। यदि क्वेश्चन को घुमाए तो पूछ सकता है वो किसके बारे में, वेव sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शंस का कैलकुलेशन करो, ये वेव फंक्शन लिखो, है ना। तो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन, कितना नंबर का क्वेश्चन आए। यदि वो 1 नंबर में पूछे तो आप इतनी बड़ी चीजें, इतनी डिटेल है 1 नंबर में नहीं लिखोगे। वो कम से कम यदि 3 नंबर में पूछे, कोफिशिएंट ना पूछे, वो पूछे वेव फंक्शन, यदि 3 नंबर में, 2.5 नंबर में, तो आपको पूरी डिटेल लिखनी होगी, जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे लिखने होंगे यहां तक। यदि वो कोफिशिएंट पूछे
आपको कोफिशिएंट जब पूछेगा तो कभी 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा 2.5, 3, 3.5 नंबर का कम से कम। तो आपको अगेन वही डिटेल लिखनी है यहाँ से, क्लियर इन द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल द स्टेप्स, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट फॉर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।